हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। आज हम लोग यूनिट 3 कवर करेंगे इसकी, क्लास 11th बायोलॉजी की। और आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। इसमें तीन चैप्टर आते हैं बेसिकली इस यूनिट में: सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। ठीक है, तो हम सेल की बात कर लेते हैं। सेल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि सेल क्या होता है, कैसा दिखता है और सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे कि कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं सेल के अंदर। मेजरली दो तीन हैं आपके में जो पढ़ने हैं। ठीक। सेल साइकिल सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे इसमें कि जो है सेल साइकिल सेल डिवीजन में कैसे सेल डिवाइड हो रहा है, क्या क्या सेल में साइकिल चल रही है, क्या प्रोसेस है सेल की। ठीक। बस यही प्रोसेस है हमारी इसमें पढ़ने की। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे सेल क्या होता है। सेल थोड़ा बड़ा चैप्टर हो सकता हो कि दो पार्ट में जाए, लेकिन हम इसको ट्राई करेंगे कि एक ही पार्ट में इसको हम खत्म कर दें। यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस वाले पैरा को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही बता दे रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जो है आप दुनिया भर में आसपास जो देखते हैं अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, वो कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनके पास में कई सारे सेल्स होते हैं, वो एक साथ कई सारे फंक्शन कर सकते हैं। मतलब एक अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल असाइंड होते हैं। दूसरी तरफ सिंगल सेल जो होता है वो बेचारा अकेला ही होता है, तो उसको सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। इतना ही कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। व्हाट इज सेल? सेल क्या होता है? सेल एक छोटा सा यूनिट है, हमारे स्टार्टिंग यूनिट है। इसी सब कुछ बनता है, जैसे मकान ईंट से बनता है वैसे ही हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है ना। वैसे ही इसमें जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस एक्सिस्टेंस। जाहिर सी बात है, अब अकेला है तो अकेला ही रहेगा, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इसमें कोई वो नहीं है। सेकंड क्या है इसकी? परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ठीक, सीधी बात यह है कि अब सिंगल सेल है तो वो सिंगल सेल ही सारे काम करेगा, वही रिप्रोड्यूस करेगा, वही डाइजेशन करेगा, वही सब कुछ करेगा, वही रेस्पिरेशन करेगा, वही एक्सक्रीशन करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग सेल। ठीक, यानी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जो कि सेल के जितना कंप्लीट नहीं है, यानी कि जो जो चीजें सेल में होनी चाहिए वो मेजरली उसके अंदर नहीं है, तो वो सेल वो लिविंग थिंग है ही नहीं, फिर वो खत्म हो गया है। हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही जो है वो सबसे बहुत ज्यादा आप पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, आज भी यही बात सही है कि जो है बेसिक यूनिट एंड फंक्शन ऑफ लाइफ है सेल की। ठीक, ये, हाँ आपको ये याद रखना है। मैं इसके लिए कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एंटोन वॉन लेवेनहॉक, ये नाम याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन नाम याद रखना है। और इसमें नहीं दिया हुआ है सबसे फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मतलब थोड़ा देखो माउस है यार तो थोड़ा स्लो लिखना पड़ता है। रॉबर्ट हुक ने कौन सी नॉन लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी इन्होंने। ठीक, याद रखना। एंटन वॉन लिवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। ये दो नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। The invention of microscope and improvement of leading to my electron microscope reveals all the structure detail of the cell. ठीक, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप बढ़ते गए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, वैसे वैसे हम डिटेल में हर चीज को जान पाए। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है सेल थ्योरी। हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आप आगे जाके पढ़ो, कई तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। ठीक, तो फिलहाल अब हम इस पे आते हैं। इन 1838, ठीक, इन 1838 Matthias Sladen, a German botanist, examined a large number of plants and observed that all plants composed of different kind of cell which form tissue of plant about the same time। ठीक, इन्होंने मतलब ये यहाँ से अलग है।
अबाउट द सेम टाइम इसके बाद में आ जाएंगे ये थियोडोर श्वान in 1839, a German zoologist studied different types of animal cell and reported that cells had a thin outer layer, sorry, a cell has a thin outer layer which is today known as the plasma membrane. He concluded that the basis on their structure plant tissue that the presence of cell wall is a unique character of plant cell. On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and product of cell. अब बात सुनो हमारी। स्लीडन एंड स्वान ने मिल करके एक देखो, स्लीडन जो थे वो क्या थे, जर्मन बोटैनिस्ट थे, और श्वान जो है वो जर्मन जूलॉजिस्ट थे। ठीक, दोनों में एक, इन दोनों की थ्योरी में एक साल का अंतर है। इन्होंने 38 में दी थी, इन्होंने 39 में। अब बात समझो, जूलॉजिस्ट वाले ने क्या देखा कि अलग अलग प्लांट अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, अलग अलग प्लांट अलग अलग सेल से मिलकर बने हुए हैं, और वो अलग अलग सेल जो है अलग अलग तरह से टिश्यू बना रहे हैं। और उसी टाइम पे ये श्वान भाई साहब आए थे, ये जर्मन जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने क्या स्टडी किया कि अलग अलग एनिमल अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक, जब इन्होंने ये भी डिस्कवर कर लिया तो उसके बाद में इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दे दी कि भैया सब कुछ जो है ना उससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। बाकी हमें नहीं पता, लेकिन हर चीज सेल से ही मिलकर बनती है। तो हमारी ये थ्योरी है कि हर एक चीज प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, और वो प्रोडक्ट होती है सेल का। इन्होंने ये कहा। फिर स्लीडन एंड श्वान टुगेदर फॉर्म, हाँ, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, ये है वो थ्योरी ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब ये कि हर एक चीज सेल से बनती है या तो सेल का वो प्रोडक्ट होती है, बस। अब इसमें पढ़ लो क्या लिखा हुआ, टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ अ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। इन्होंने ये नहीं बताया नया सेल कैसे बनते हैं। रुडोल्फ वर्चू इन 1985, रुडोल्फ वर्चू आए, ये देखो हम यहाँ पे इसको रेड से मैं कर दे रहा हूँ मार। रुडोल्फ वर्च्यू in 1855 first explained that cell divide in a new cell are formed from pre-existing cell। इन्होंने क्या कहा कि जो नया सेल बन रहा है वो पहले वाले सेल से ही बनेगा डिवाइड होकर के। कोई ऐसा तो है नहीं कहीं ना कहीं से कोई प्रकट हो जा रहा हो आकर के, है ना। तो उन्होंने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लीडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। ठीक, उन्होंने मतलब फाइनली ये कहा कि हाँ, मतलब स्लीडन एंड श्वान ने जो कहा वो बात सही है कि हर चीज सेल से ही बनती है और हर चीज सेल का ही प्रोडक्ट होती है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कैसे। ये चीज बताई रुडोल्फ वर्चू ने। रुडोल्फ वर्चू ने आके ये कहा कि हर एक चीज जो है सेल से डिवाइड होकर के बनती है। हाँ, अगर आप लोगों को अभी ये लग रहा हो कि इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि चीजें देख पाना बहुत मुश्किल था। ठीक, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडे, आज के टाइम पे क्या है, दो हैं। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये श्वान वाली थ्योरी है, ये रुडोल्फ वर्चू वाली थ्योरी है, बस इतना ही है। ठीक, अब हम ये देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, कैसा दिखता है, क्या होता है। ठीक, चलो यहाँ तक है, हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। वैसे मैं ऐसे ही बता दूं क्या, नहीं नहीं, लाइन बाय लाइन बहुत जरूरी है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील, पहले देखा होगा आप लोगों ने, क्लास 9-10 में करवाते हैं ये सारे। ओनियन पील और अ ह्यूमन चीक सेल अंडर माइक्रोस्कोप, लेट रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द अनियन सेल विच is a typical plant cell, has distinct cell wall outer boundaries। ये लिखा हुआ है यार ये सब।
तो मैं आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ से मेनली आपको पढ़ना है। ये देखो, यहाँ पे देखो आरबीसी है, जैसे कि ये ई न्यूक्लिएटेड है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी जब मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कॉल्यूमिनार एपिथेलियल सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस बेस की तरफ प्रेजेंट है। ब्रांच सेल है, नव ब्रांच सेल है, देखो ये न्यूक्लियस, इसके सारी कितनी सारी ब्रांच, अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। इन सब में साइटोप्लाज्म होता है, अलग अलग साइज होते हैं, है ना। सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग, देखो यहाँ कहीं लिखा होगा। हाँ, a largest isolated single cell is an ostrich egg among multicellular organism। ठीक है, 3 to 5 माइक्रोमीटर के सेल्स हो सकते हैं। ये देखो यहाँ से लिखा होगा 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया इसे 3 से 4 के मीटर के सकते हैं लेंथ में, चौड़ाई में। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ से देखो, पढ़ ही लो, इतना बता दिया, बाकी हम पढ़ लेते हैं। ठीक, just within its cell membrane, the cell of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside cell each is dense membrane bound structure called nucleus। ठीक, वो dense membrane bound structure क्या होता है? न्यूक्लियस। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा 3D वाले। This nucleus contain the chromosome which is a ton containing a in the genetic material. DNA is cell that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas the cell lack of membrane-bound nucleus are called prokaryotic. In both prokaryotic and eukaryotic, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. The cytoplasm is the main arena of cellular activity in both plant and animal cell. इसी में सारी रिएक्शंस होती हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको कि प्लांट सेल, एनिमल सेल। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा सब कुछ। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन इट टू कीप सेल लिविंग स्टेट। ठीक, तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो कि हमें ये बताती रहती हैं कि हाँ भाई, सेल अब जिंदा है, अभी मरा नहीं है। उसको जिंदा रखने के लिए भी कई सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक, बिसाइड द न्यूक्लियस the eukaryotic cells have other membrane bound structure called organelles, जिनको organelles बोलते हैं, जैसे कि like एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स एटसेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक ऑफ सच मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, इन सब प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होता। अच्छा, नीट वाले बच्चे ये सारे स्ट्रक्चर जरूर याद करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। क्यों? क्योंकि ये सारे वो मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। कई बार नीट में ये पूछा गया है कि उसमें से ऑड वन आउट करो या फिर ग्रुप ऑफ सिलेक्ट करो जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में आते हैं। ठीक, तो ये आप लोग को याद रखना है। Ribosomes are non-membrane bound organelles found in all cells। ये ribosomes non-membrane bound organelle है, तो उनमें पाया जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ठीक, विद इन द सेल, सेल के अंदर ribosomes are found not only in the cytoplasm but also found in the two organelles chloroplast in plant एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंड्रोसोम्स। ठीक, विच हेल्प इन अ सेल डिवीजन, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अब आगे देखते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। हाँ, सेल्स जो है अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, उनके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल होता है, 0.1 माइक्रोमीटर से भी छोटा, 0.01 आपको साइज दिख जाएगा।
in length 0.3 micrometer in length, while bacteria could be 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक, बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर का हो सकता है। द लार्ज आइसोलेट सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक, जो भी मतलब अभी तक के हम लोग को सबसे बड़ा सिंगल सेल मिला है वो ऑस्ट्रिच का एग है। बस ये हमने आपको पहले ही बताया था। अमंग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म द ह्यूमन ब्लड सेल्स अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स, नर्व सेल्स बहुत लंबी हो सकती हैं। कहां से कहां तक? 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 1 मीटर तक, इतनी लंबी तक एक सेल हो सकती है। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, शेप में भी चेंज हो सकती है। दे में भी डिस्क लाइक, जैसे कि जो है हमारी आरबीसी, पॉलीगोनल, अलग अलग तरह के साइज होते हैं, जैसे कि ये जो है मीजोफिल सेल्स, कॉल्यूमनार कॉलम शेप, क्यूबॉइडल क्यूबॉइड शेप, थ्रेड लाइक शेप इसकी होती है, न्यूरॉन्स में होती हैं, और इवन इरेगुलर शेप, किसी भी शेप की हो सकती है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन ऑन दे परफॉर्म, शेप अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है। द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। ठीक, ये जनरली हम बैक्टीरिया से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया ही होते हैं, ह्यूमंस में तो होते नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स। ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीपल मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल, यानी ज्यादा तेज छोटे होते हैं और जल्दी जल्दी ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जल्दी जल्दी ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, हो सकता है उनका शेप और साइज भी अलग अलग हो। ठीक, द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया आर, देखो जो बेसिकली 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं वो तुम्हें पढ़ने हैं। कौन कौन से? बैसिलाई, कोकस, विब्रियो और स्पाइरलम। बैसिलाई मतलब रॉड शेप, कैसा दिखता है मैं दिखा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे बी फॉर बैसिलाई। ठीक, कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, इसके ऊपर ऐसे छोटे 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 हेयर्स होते हैं, इसको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। इस तरह कुछ दिखता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ होता है। ठीक, उसके बाद आता है कोकस, सी से मान लो कोकस को, मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पूरा लिखने का वो नहीं लिख पाऊंगा ना, क्योंकि माउस से लिख रहा हूँ सिस्टम पे। ये एकदम गोला गोला होते हैं इस तरीके से। ठीक, विब्रियो कॉमा शेप, वी से कुछ इस तरीके तुमको दिखेंगे, ये अलग से इस तरीके से, तो ये कॉमा शेप हो गए। ठीक, उसके बाद स्पाइरलम, स्पाइरलम को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, ये इस तरीके दिखते हैं। ठीक, आगे देखे दिया हुआ है क्या? नहीं दिया, कोई बात नहीं। देखो, एक टिपिकल बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? 1 से 2 माइक्रोमीटर का। पीपीएलओ सबसे स्मॉलेस्ट यूकैरियोटिक बैक्टीरिया कौन सा? पीपीएलओ। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म जो है 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। वायरसेस अलग कैटेगरी में आते हैं, लेकिन फिर भी मान लो इनका साइज होता है 0.02 टू 0.2 माइक्रोमीटर का। और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है ये हमारा, ये क्या करता है, ये तक कितना साइज होता है? 10 से 20 माइक्रोमीटर का। आगे देखते हैं इनमें। ठीक, प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, के पास एक सेल वॉल होती है जो कि माइकोप्लाज्मा को, एक्सेप्ट इन द माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा के पास में कोई भी सेल वॉल नहीं होती। वैसे भी स्मॉलेस्ट सेल है, कहाँ ही होगी उसके पास में सेल वॉल। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिल इन द सेल वॉल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, यहाँ पे जगह जगह भरा होता है। देयर इज नो डिफरेंट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड,
मतलब नेकेड का मतलब ये कि इधर उधर कहीं भी पड़ा होगा। नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए होता है इनके पास में। मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड, ठीक, हो सकता हो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनका डीएनए आउटसाइड होता है। कहाँ चला गया, ये रहा। जीनोमिक डीएनए, दीज स्मॉल डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड, इनको प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर सच एज बैक्टीरिया, है ना। प्लाज्मिड भी जो है डीएनए जो है कन्फर्म्स करता है, मतलब कुछ बैक्टीरिया कंटेन करते हैं प्लाज्मिड को, एक तरह का चीज समान मान लो उनके लिए होता है। वन सच कैरेक्टर इज अ रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक। आगे चल के जब हम आपको पढ़ाएंगे ना क्लास 12th में जेनेटिक्स में, तब उसमें बताएंगे इनका मतलब क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए, ठीक। ये मैं आपको बताऊंगा उसमें, जब हम आपको जेनेटिक पढ़ाएंगे, जेनेटिक एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नो ऑर्गेनली लाइक वन इन द यूकैरियोट्स, मतलब कोई ऑर्गेनली ऐसी नहीं होती जो बिना मेम्ब्रेन बाउंड की हो, ठीक। आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, राइबोसोम इज अ कॉमन, ठीक। एक सेकंड, ये क्या आ गया, हाँ हट गया। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इल्यूजन्स, इंक्लूजन्स। देखो प्रोकैरियोटिक के पास में ना इंक्लूजन बॉडी होती है, ठीक, ये यूनिक फीचर है इनका। आ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड सेल form a cell membrane called mesosomes is a characteristics of prokaryote, ठीक है। स्पेशलाइज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये, मतलब स्पेशलाइज चीजें होती हैं, सेल ऑर्गेनली है जो कि, गर्मी है भाई आजकल तो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट है ये। दे आर इसेंशियली इनफ्लोडिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। देखो बेसिकली बात ये है कि मान लो जैसे कि ये एक ऐसा सेल है और इसके बीच में क्या हुआ, ये एक ऐसे घुस के आ गई, तो ये वाला हिस्सा जो बना ना, ये है इंक्लूजन बॉडी, ठीक। बस इसके बाद में दिया हुआ है क्या, प्रोकैरियोट यूकैरियोट, अच्छा ये दिए हुए हैं प्लांट सेल एनिमल सेल के स्ट्रक्चर। रुको मैं आपको इसी टाइम पे ही दिखाऊंगा, फिर एक साथ ही, ठीक है। हम्म हम्म तो हम लोग थे यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, पेन चला गया यार, ये आ गया, हाँ। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। देखो सेल एनवेलप का मतलब ये कि अब हम बेसिकली बात करेंगे कि सेल वॉल कैसी है, ठीक। सेल की वॉल कैसी है, ऊपर ऊपर से सेल कैसा दिख रहा है, बेसिकली वो किस टाइप का है, कैसे कैसे पता चले ग्राम पॉजिटिव है ग्राम निगेटिव है, अगर वो स्टेन ले लेता है तो ग्राम पॉजिटिव, नहीं लेता तो ग्राम निगेटिव, ठीक है। इस तरीके से हम देखेंगे, अभी पढ़ते हैं फिलहाल हम इसे, ये हमने बता दिया। अब हम आगे शुरू करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स, देखो बैकग्राउंड वॉइस अवॉइड करना क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत खटपट की आवाज आए, क्योंकि बाहर शायद आंधी चल रही है। हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, ठीक। एक सेल के बाहर एक ऐसा, मान लो एक सेल है, तो इसके ऊपर, मतलब मैं थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, समझ में क्या आ जाए मुझसे बन नहीं रहा, सीधी बात ये है, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है, ये है इसका सेल एनवेलप। वो लिफाफा देखा है ना आप लोगों ने, इसके अंदर पैसा रखते हैं ऊपर से, उसको भी तो एनवेलप बोलते हैं, क्यों, ऊपर से कवर है वो। तो ये वाला जो कवर है ना, वो ये है, ठीक। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक। 3 लेयर स्ट्रक्चर से बनता है। आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलेक्स,
followed by the cell wall and plasma membrane. ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, 3 लेयर होती हैं इसमें, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और इसके अंदर एक और लेयर होगी ऐसी ही, इसको हम जो है इसको मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 चीज से मिलकर बनता है सेल एनवेलप। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, 3 अलग-अलग लेयर हैं, तीनों अलग-अलग फंक्शन। They act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the difference in cell envelope. ठीक, बैक्टीरिया को 2 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिनको ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। इन बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए हमें यह देखना पड़ता है कि किसके पास कैसा सेल का एनवेलप है, एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम। ग्राम एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ केमिकल्स ढूंढे थे जिससे कि हम उन पे स्टेन लगा सकते हैं। स्टेन का मतलब होता है दाग लगा सकें। जैसे कि आप लोग मोमोज खा रहे हो और उसकी चटनी शर्ट पर गिर जाए तो उसका स्टेन आ जाता है, तो स्टेन का मतलब है दाग। वहां पे चटनी का दाग लग गया ना, तो वो स्टेन आ गया है, तो स्टेन उसने ऑक्यूपाई कर लिया है। अब जैसे कि कोई जो है हाइड्रोफोबिक शर्ट पहनता है, या फिर बहुत ऐसी एक आध दो ब्रांड्स में सुनी है जो कि वाटर को रिपेल कर देती हैं, क्लॉथ। तो ऐसे कुछ कपड़े आते हैं जो अगर आप वो पहनते हो तो अलग बात है, तो वो वाले क्या होते हैं, वो ग्राम नेगेटिव हो जाते हैं। ग्राम नेगेटिव इन द सेंस कि वो स्टेन्स को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। दोस्त टेक अप ग्राम स्टेन्स, यानी कि जो ग्राम के थ्रू जो बताए गए जो केमिकल्स हैं उनसे जो स्टेन लग रहा है तो ग्राम पॉजिटिव लग रहा है भाई, एंड द अदर्स आर डोंट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक, ग्लाइकोकैलेक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। देखो, ग्लाइकोकैलेक्स की थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है। इट कुड बी शीथ और स्लाइम लेयर इन सम, हो सकता हो पतली लेयर हो, एकदम पतली और चिकनी लेयर हो, वाइल इन अदर इट में बी थिक एंड टफ, किसी में हो सकता हो कि बहुत मोटी हो और हार्ड भी हो। कॉल्ड कैप्सूल, जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। The cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent a bacterium from bursting and collapsing. देखो, हर बैक्टीरिया अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। हो सकता हो कोई बैक्टीरिया बहुत ठंडे में रह रहा हो तो कहीं वो कोलैप्स ना कर जाए, फट ना जाए। हो सकता हो कोई बैक्टीरिया एकदम बहुत ज्यादा गर्मी में रह रहा हो सकता हो कहीं वो फट ना जाए। इन सब से बचाने के लिए क्या करती है, एक सेल वॉल एक तरीके से एक हार्ड कवरिंग होती है, ना उसको वो कोलैप्स होने देती है, ना ही उसको वो बस्ट होने देती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। देखो, अगर ये ग्लाइकोकैलेक्स है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें से कोई चीज आई चली गई पार हो गई, इसमें से आई चली गई, यहाँ तक आई, ये सेल वॉल थोड़ी बड़ी कर लेते हैं, यहाँ तक आई रुक गई, यहाँ से आगे नहीं जा रही। अब मान लेते कोई चीज यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, यहाँ से चली गई, कोई चीज आई यहाँ पे आके रुक गई, कोई चीज यहीं से रुक गई, कोई चीज यहाँ पे रुक गई। ठीक है, इस तरीके से होती हैं चीजें, जरूरत के अनुसार वो बैक्टीरिया अपने हिसाब से लेता देता रहता है। अच्छा, सबसे पहली बात, ग्लाइकोकैलेक्स या सेल वॉल जो है वो आउटसाइड द वर्ल्ड से इंटरेक्ट करती हैं। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चर टू द दैट ऑफ यूकैरियोटिक। ये थोड़ा सा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है यूकैरियोटिक के। A special membranous structure called mesosomes, which is found by the extension of plasma membranes into the cell। ठीक, ये क्या है कि मीजोसोम जो होते हैं वो एक्सटेंशन से बनते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये होते हैं मीजोसोम्स। द एक्सटेंशन आर फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले। ये कुछ भी बना सकते हैं, वेसिकल्स बना सकते हैं, ट्यूब्यूल्स बना सकते हैं, लैमेले बना सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डॉटर सेल्स के
दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। मीजोसोम्स की बात हो रही है, सिक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, समटाइम्स सिक्रेटिव भी होते हैं ये। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। देखो जो एंजाइम्स हैं उसके अंदर या फिर जो प्रोसेस हो रही है उसको ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाए, या फिर एक्सक्रीट आउट करना है कोई चीज़ को ज़्यादा जल्दी एक्सक्रीट आउट करना है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही सरफेस एरिया है तो वो वहां से एक्सक्रीट आउट जल्दी हो जाती है। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया they are other membranes extension onto the cytoplasm called chromatophores which contain pigment। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह कुछ बैक्टीरियाज हैं जिनके पास में अलग ये जो मीजोजोम्स के अलावा भी कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, जिनमें क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, कलर्स होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या हो गया। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, दोनों हो सकता है, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। इफ मोटाइल अगर होगा, दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला। मान लो ये बैक्टीरिया है, अब इसके पास से यहां से एक पतला सा ऐसे लंबा सा एक आध दो तीन बना लेते हैं, अच्छा लगेगा, ऐसे कुछ फ्लैजेला होंगे। बैक्टीरिया शोज अ रेंज ऑफ नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, अलग अलग तरह के रेंज में होते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जैसा उसका मूवमेंट हुआ अपने हिसाब से रखता है। बैक्टीरिया फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। ये फिलामेंट होते हैं, यहाँ पर हुक होता है, और इसके अंदर जो होता है ना वो उसको बेसल बॉडी बोलते हैं। ये बेसल बॉडी होती हैं, यहाँ पे हुक होंगे और ये फिलामेंटस। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। ठीक, देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं। बिसाइड फ्लैजेला, पिली एंड फिम्ब्रिए आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। ठीक, pili are elongated tubular structure made up of special protein, sorry, the fimbriae are smallest bristle like fibers sprouting out of the cells. In some bacteria they are known to help attach the bacteria rock in streams and also to the host tissue। देखो पिलाई एंड फिम्ब्रिया किस काम में आते हैं, इस तरीके से होते हैं अलग अलग, मतलब अलग अलग तरह से या एक्सटेंशन ऐसे छोटे छोटे करके निकले होते हैं। ये पिलाई या मान लो फिम्ब्रिया मान लो, तो ये क्या करते हैं, ये चिपकने का काम करते हैं, ये ग्रैब करते हैं सरफेस एरिया को। ठीक, अब आ जाओ मीजोजोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी पे, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी पे, ये चीजें कॉमन है, ये पढ़ना जरूरी है। राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोट्स, राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएट होते हैं प्रोकैरियोट में। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर टू 20 नैनोमीटर इन साइज। ठीक, 15 से 20 नैनोमीटर का साइज होता है इनका। आर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट 50s एंड 30s, दो से मिलकर बनते हो, तो ये प्रोकैरियोटिक वाली बात चली। यूनिट विच प्रेजेंट टुगेदर टू फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। अच्छा, एस क्या है यहाँ पे, यहाँ लिखा है कि नहीं, कोई बात नहीं, इसको एस, इसको स्पेलिंग नहीं याद आ रही है मुझे, सेवेड, सेवेल्डबर्ग, SEVERDGBUG, सेवेल्डबर्ग यूनिट बोलते हैं इसको। स्पेलिंग देख लेना क्या होती है, मुझे याद नहीं है बहुत अच्छे से, लेकिन इसको सेवेल्डबर्ग यूनिट बोलते हैं। ठीक, ये होती है, ये मत कहना कि 50 और 30 तो 80 होता है तो यहाँ 70 कैसे हो गया। ठीक, 70 ऐसे दिया है, बस 80 ऐसे नहीं दिया, कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसी में प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म द चेन कॉल्ड
पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम्स बोलते हैं उनको, जो mRNA से अटैच हो जाते हैं राइबोसोम, उनको पॉलीसोम्स या फिर पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। ये जो है प्रोटीन बना लेते हैं mRNA से। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन अ साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। These are not bounded by any membrane system and lie free in the cytoplasm. For example, phosphate granules, cyanopsin granules, cyanophysin granules, glycogen granules, gas vacuoles are found in blue-green algae and purple bacteria, green photosynthetic bacteria। ये सारे बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती हैं। ये जनरली या तो साइनोफिसिन ग्रेन्यूल्स कंटेन करती हैं या फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स कंटेन करती हैं, कुछ ना कुछ कंटेन करती हैं। ठीक, अब आता है यूकैरियोटिक सेल, जो आप लोग के में डिटेल में दिया गया है। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। In eukaryotic cell, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm. Through the presence of membrane-bound organelle, eukaryotic cells possess an organized nucleus with nuclear envelope. In addition, eukaryotic cells have variety of complex locomotory and cytoskeletal structure. Their genetic material is organized into chromosomes. देखो, यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये, ठीक, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि इसका साइटोप्लाज्म अलग अलग हो जाता है, क्योंकि सारे मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना एक अलग मेम्ब्रेन है, तो वो अपने हिसाब से वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि कौन सा कितने पार्ट ऑफ राइबोसोम करें साइटोप्लाज्म में रहेगा। यही है। कुछ लोकोमोटरी साइटोस्केलेटल होते हैं। साइटोस्केलेटल का मतलब उसके अंदर जो ऑर्गेनेली है उनकी बात हो रही है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, सब एक जैसे नहीं होते हैं। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज फॉर्मर पोजेस सेल वॉल, प्लास्टिड एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। देखो, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस है। प्लांट सेल क्या पोजेस करता है? प्लांट सेल के पास यानी क्या क्या होता है? सबसे पहली बात तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक, प्लास्टिड होते हैं, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। वैक्यूल की आउटर लेयर को टोनोप्लास्ट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। विच आर एबसेंट इन एनिमल सेल, जो एनिमल सेल में नहीं होते। ऑन अदर एंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स, एनिमल सेल के पास में सेंट्रियोल होता है। विच आर एबसेंट इन ऑल प्लांट सेल। ये देखो, ये दिया है प्लांट सेल, ये दिया है एनिमल सेल। मैं आपको इसका 3D स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। तो अब हम जो है आगे चलते हैं। देखो, मैंने ये कहा कि ये सारे प्लांट सेल्स हैं, ये सब में सब कुछ प्रेजेंट होता है, ठीक। तो अब हमें ये जानना है कि अब हम सबके बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसा मैंने कहा था कि मैं 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, लेकिन क्या है वो 3D स्ट्रक्चर पता नहीं क्यों पर आ नहीं रहा है यहाँ सामने सामने, ठीक, रिकॉर्ड होने के लिए। तो अभी तुम लोग इसी से काम चला लो। मैं ट्राई करूंगा कि वो वाले जो इमेजेस है ना वो थंबनेल पर लगा दूं, तो तुम लोग को शायद दिख जाए। बाकी मैं इसमें ट्राई करूंगा, अगर लग जाएगा तो कहीं ना कहीं से। वो इमेज काफी अच्छे हैं देखने में, असल में बस रखे हैं मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। चलो बहरहाल तुम लोग इसमें देख लोगे। जैसे ये एक प्लांट सेल है, तो इस प्लांट सेल के बीच में ये, एक सेकेंड, हाँ, देखो जो ये वाली लाइन है, जो गैप दिख रहा है ना, ये दो सेल के बीच का गैप जंक्शन है, ठीक। ये गैप जंक्शन का काम होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में न्यूट्रिएंट को पहुंचाना। और कोई काम तो नहीं है इसका, क्या और कोई काम है? भाई मेरे हिसाब से तो यही एक काम है इसका बस। और रही बात इन अदर सेल्स की, तो बाकी अब आप देखते हैं आगे चल के क्या क्या होना है ना। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं, है ना। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम वाले रेफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
ये सॉसेज जैसा जो दिख रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये सब छोटे छोटे, ये देखो ये वाले जो ग्रीन वाले हैं ना, ये वाली ये क्लोरोप्लास्ट हैं। ये बड़ा सा वैक्यूल है ना, ये भी माइक्रो है। ये पेरोक्सिसोम्स हैं, ये सेंट्रियो राइबोसोम्स हैं, है ना। ये सबसे बड़ी चीज है तो ये साइटोप्लाज्म है। ये आपको ब्लू ब्लू दिख ही रहा है यहाँ पे। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाली सेल वॉल है बस। और ये दूसरा सेल है, और ये है एनिमल सेल। इसमें सेल वॉल नहीं होती, इसमें डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये दूसरे सेल अटैच्ड हैं, ये साइटोप्लाज्म है। ये राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स अटैच हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। और जिन पे अटैच नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ये हमारे है ही है माइटोकॉन्ड्रिया। ये गोल्जी अपरेटस। ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग से दिख रहा है। बस इतना ही है। ये माइक्रोविलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल। ठीक। तो अब हम जितने भी सेल ऑर्गेनलीज हैं, अब हम इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे।